हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों हमारा टॉपिक एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम बात कर रहे हैं आज रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। हमने किडनी के सारे फंक्शंस पढ़े, कैसे नेफ्रॉन यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एज वेल एज ट्यूबुलर सिक्रीशन। अगर बच्चों आपको याद हो तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको एक टर्म बताया था, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन। तो बच्चों हमारी बॉडी में किडनी का जितना इंपॉर्टेंट रोल यूरिन फॉर्मेशन का है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी के फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना। हाँ बच्चों, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो फ्लूइड कम है, ज्यादा है, कैसा है, कितना है, उस चीज को मेंटेन करने का काम भी कौन करती है? किडनी, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी होती है तो उसको किडनी कैसे मेंटेन करती है, और अगर हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट ज्यादा हो जाता है तो उसको किडनी कैसे मेंटेन करती है। जब इस मेंटेनेंस की लिमिट किडनी के परे हो जाती है, तब जाकर हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते हैं। अदरवाइज जो ह्यूमन बॉडी है बच्चों, उसमें ऑलरेडी इतना अच्छा मशीन है, इतना अच्छा सिस्टम है कि वो अपनी फंक्शनिंग को खुद कंट्रोल करता है। क्लियर दिस थिंग? अब बच्चों हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन की। जब किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने की बात आती है तो वहां पर तीन स्ट्रक्चर, वन इज हाइपोथैलेमस, सेकंड इज जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एंड थर्ड इज ह्यूमन हार्ट। ये तीनों हमारे किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस जो जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का पार्ट है, हमने इसके ही प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस किया था, एंड थर्ड हमारा हार्ट। अब ये ऑर्गन कैसे किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, हम एक एक करके इनको स्टडी करते हैं। बच्चों अगर किसी रीजन की वजह से हमारी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी होती है, ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं, प्लाज्मा एज वेल एज सेल्स। यहां पर मैं बात कर रहा हूं ब्लड के वॉल्यूम के कम होने की, ब्लड के प्लाज्मा कंपोनेंट के वाटर के डेफिशिएंसी की मैं बात कर रहा हूं। अगर हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होता है या फिर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम होता है, फ्लूइड कम होने से क्या होगा बच्चों? सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब सॉल्वेंट कम होगा, फ्लूइड कम होगा, तो वहां पर सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ जाएगा। सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ने से उस बॉडी में ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। जब बच्चों किसी भी चीज का इंक्रीमेंट होता है, चाहे वो ऑस्मोलैरिटी का इंक्रीमेंट हो, चाहे प्रेशर का इंक्रीमेंट हो, चाहे टेम्परेचर का इंक्रीमेंट हो, हमारी बॉडी में इन ऑस्मोलैरिटी, प्रेशर, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट को जज करने के लिए कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो बच्चों हमारी बॉडी में प्रेजेंट रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। यहां पर क्या इंक्रीज हो रहा है? यहां पर फ्लूइड का अमाउंट कम हो रहा है, सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो रहा है, मतलब सॉल्यूट बढ़ रहा है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है। तो बच्चों हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल साइट्स होती हैं जहां पर ऑस्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं।
ये ऑस्मोरिसेप्टर्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं? ये ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे आर्च ऑफ एओर्टा पर, जो हार्ट से एओर्टा निकलता है, सिस्टमिक आर्टरी निकलती है, उसके आर्च में लोकेटेड होते हैं। और ये ऑस्मोरिसेप्टर हमारे बॉडी में कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट होते हैं। कैरोटिड आर्टरी हमारे नेक रीजन से होते हुए ब्रेन को और हमारे फेस रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। तो नेक रीजन में जहां पर कैरोटिड आर्टरी दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, बच्चों उस डिवीजन की साइट पर ऑस्मोरिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, जस्ट लिसन। जब बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीजेस, क्या हो जाता है बच्चों? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने से ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है। ऑस्मोलैरिटी, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। बच्चों जैसे ही सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्मोरिसेप्टर्स गेट्स एक्टिवेटेड। ऑस्मोरिसेप्टर्स गेट्स एक्टिवेटेड। माय डियर स्टूडेंट्स, ऑस्मोरिसेप्टर्स मैंने आपको बताया कहां पर प्रेजेंट होते हैं? आर्च ऑफ एओर्टा एंड कैरोटिड आर्टरी, जहां पर बायफर्केशन होता है कैरोटिड आर्टरी का, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही ऑस्मोरिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, दे सेंड द इंफॉर्मेशन, they send the information to hypothalamus, the first structure which involve in regulation of kidney function। hypothalamus हमारे ब्रेन में प्रेजेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारे बॉडी के कई सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, लाइक it control endocrine glands of our body. Second, it also help in maintenance of temperature of our body. And third, यहां पर हम देख ही रहे हैं कि हाइपोथैलेमस क्या करने वाला है। बच्चों जैसे ही ऑस्मोरिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को इंफॉर्मेशन भेजते हैं, क्या इंफॉर्मेशन भेजते हैं? कि ऑस्मोलैरिटी, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, फ्लूइड कम हो रहा है, बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी हो रही है। अब हाइपोथैलेमस जागता है। अब वो चाहता है कि वो कैसे भी करके किडनी के थ्रू ज्यादा से ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कराए, किडनी के थ्रू यूरिन का आउटपुट कम कर दे। जब यूरिन का आउटपुट कम हो जाएगा तो काफी हद तक हमारा जो बॉडी का फ्लूइड है वो बॉडी में मेंटेन हो जाएगा। अब बच्चों ये कैसे होता है? हाइपोथैलेमस क्या खुद जाता है किडनी के पास? नहीं, वो इंफॉर्मेशन भेजता है एक हार्मोन के थ्रू। आइए देखते हैं उस हार्मोन को। हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एक हार्मोन जिसका नाम है बच्चों एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये हार्मोन हाइपोथैलेमस में बनता है और हाइपोथैलेमस में बनने के बाद ये हार्मोन हमारे ब्रेन में लोकेटेड मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के
पोस्टीरियर पार्ट में जाकर स्टोर होता है, और बच्चों जब नीड होती है तब ये हार्मोन उसी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसका दूसरा नाम है बच्चों वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन, ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ये हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। बच्चों दिस हार्मोन एक्ट ऑन distal convoluted tubule as well as collecting duct। जब हमने सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन पढ़ा था वहां पर मैंने ये हार्मोन डिस्कस किया था। ये हार्मोन डीसीटी पर, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एंड कलेक्टिंग डक्ट पर वर्क करता है, और वहां पर वर्क करके वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है, हेल्प इन वाटर एब्जॉर्प्शन। बच्चों जैसे ही वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज हुआ वैसे ही बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम फिर से मेंटेन होने लगता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होने लगता है, और जैसे जैसे बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो नॉर्मल रेंज में पहुंचता जाएगा। तो जैसे ही बच्चों एंटी डायूरेटिक हार्मोन एक्टिवेट हुआ, दैट एक्ट ऑन डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन एंड हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा बच्चों, जो बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम है, जो ब्लड वॉल्यूम है, वो हमारा इंक्रीज होने लगेगा, और वो इंक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगा, वो इंक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर दिस थिंग? यहां पर आपको एक पॉइंट और लर्न करना है। एडीएच सिर्फ नेफ्रॉन पर वर्क करके बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं करता, एडीएच एक वर्क और करता है बच्चों। एडीएच एक्ट एज अ माइल्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर, माइल्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर। वैसोकंस्ट्रिक्टर वो केमिकल्स होते हैं जो ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। बच्चों एडीएच ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है थोड़ी सी लिमिट तक, सो दैट ब्लड वेसल्स का जो प्रेशर है, जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो नेफ्रॉन में एंटर करने वाला ब्लड का अमाउंट बढ़ेगा। जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर इंक्रीज होगा। जब जीएफआर इंक्रीज होगा बच्चों, तो वाटर और भी ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, और अगेन हमारा बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो जैसे ही वैसोकंस्ट्रिक्शन हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस। बच्चों ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर इंक्रीजेस, और जीएफआर इंक्रीज होगा तो अगेन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीजेस। So guys, in this way ADH maintain body fluid volume. I am again repeating all the points in a brief. जैसे ही हमारी बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड का फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ, हमारी बॉडी में प्रेजेंट ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर्स इंफॉर्मेशन भेजते हैं हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज कराता है, दैट इज कॉल्ड एडीएच और वैसोप्रेसिन। एडीएच परफॉर्म टू फंक्शंस। फर्स्ट,
सॉरी, फर्स्ट इट एक्ट ऑन distal convoluted tubule and collecting duct and help in absorption of water. वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, बॉडी का फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा. सेकेंड फंक्शन, इट एक्ट एज अ माइल्ड वैसोकंस्ट्रिक्टर. वैसोकंस्ट्रिक्टर के नाते ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है. ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो जीएफआर बढ़ेगा, जीएफआर बढ़ेगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा. वाटर एब्जॉर्प्शन का रेट बढ़ेगा तो अगेन बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगा. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट मैकेनिज्म रिगार्डिंग किडनीज फंक्शंस रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस. क्लियर दिस थिंग बच्चों? अब हम बात करते हैं द सेकेंड मैकेनिज्म of regulation of kidney function that is performed by juxtaglomerular apparatus. That is performed by juxtaglomerular apparatus. इसको समझने से पहले, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारी बॉडी में फ्लूइड की डेफिशिएंसी हो जाती है या ब्लड की डेफिशिएंसी हो जाती है या फिर ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है तो बच्चों ऑस्मो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं. बट जो अब जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का फंक्शन है उसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ध्यान से सुनो बच्चों. अगर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, सपोज हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर जब कम होगा तो किडनी से फ्लो होने वाले ब्लड का प्रेशर भी कम होगा. दैट मीन्स जब ब्लड ग्लोमेरुलस से पास होगा तो उस साइट पर भी प्रेशर कम होगा. और बच्चों जैसा कि हमने पढ़ा था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में कि प्रेशर की मैकेनिज्म्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं फिल्ट्रेशन के लिए. तो अगर प्रेशर कम होगा तो फिल्ट्रेशन का रेट दैट इज जीएफआर कम हो जाएगा. तो उस केस में जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम होता है, जब किडनी से फ्लो होने वाले ब्लड का प्रेशर कम होता है, जब जीएफआर कम होता है, उस टाइम पर जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एक्टिवेट होता है. और वो क्या करता है आइए देखते हैं बच्चों. जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस ऑन एक्टिवेशन इट रिलीज a hormone that is called renin. That is called renin. ये juxtaglomerular apparatus secrete करता है renin. बट इसने कब renin secrete किया? जब बॉडी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, सॉरी बॉडी का ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ. जब बच्चों जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट डिक्रीज हुआ, इन सारी कंडीशंस में जेजीए ने सिक्रीट करना स्टार्ट किया किस केमिकल को? रेनिन को. रेनिन इज अ हार्मोन. बच्चों जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे स्टमक रीजन में एक एंजाइम रिलीज होता है दैट इज आल्सो रेनिन. बट इन दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग में डिफरेंस है. यहां पर जो रेनिन वर्ड है दैट इज सिंगल एन इन द मिडिल एंड जो रेनिन एंजाइम रिलीज होता है स्टमक से दैट हैव डबल एन इन अ मिडिल. ओके, तो रेनिन is produced by juxtaglomerular apparatus. बच्चों ये रेनिन हमारे ब्लड में प्रेजेंट हमारे लिवर में बनने वाले एक केमिकल को जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजिन. ये केमिकल, ये सब्सटेंस हमारे बॉडी में लिवर में सिंथेसाइज होता है. लिवर से जब ये ब्लड में पहुंचता है एट द सेम साइट
जब रेनिन पहुंचता है बच्चों, तो रेनिन इस एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट करता है एक दूसरे सब्सटेंस में, जिसको हम नाम देते हैं बच्चों एंजियोटेंसिन 1। क्या नाम देते हैं बच्चों? एंजियोटेंसिन 1। ये प्रोसेस कहां चल रही है? ये प्रोसेस चल रही है ब्लड में। एंजियोटेंसिनोजिन कहां से आया? एंजियोटेंसिनोजिन आया लीवर से। नाउ दिस एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट इनटू another substance that is angiotensin 2। बच्चों एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है एंजाइम, जिसका नाम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इस एंजाइम को हम शॉर्ट फॉर्म में एस भी बोलते हैं, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यहां पर एक पॉइंट लर्न करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय लंग्स। लंग्स की सेल्स इस एंजाइम का प्रोडक्शन करती हैं, जो कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करता है। नाउ आई एम अगेन रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स। जब हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर GFR कम होना स्टार्ट होता है बच्चों, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस दैट इज मैक्युला डेंसा, दैट इज जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स एंड लेसिस सेल्स, ये सारी सेल्स एक्टिवेट होती हैं और ये एक्टिवेट होकर रेनिन का सिक्रीशन करती हैं। रेनिन ब्लड में प्रेजेंट एंजियोटेंसिनोजिन को, जो कि लिवर से आया था, उसको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करते हैं। एंजियोटेंसिन 1 फर्दर कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2 बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम that is angiotensin converting enzyme, which is secreted by cells of lungs. Now guys, this angiotensin perform two functions. It act as a vasoconstrictor. It act as a वैसोकंस्ट्रिक्टर। जब ये वैसोकंस्ट्रिक्टर का काम करता है तो एज अ वैसोकंस्ट्रिक्टर ये ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। और बच्चों जब वैसोकंस्ट्रिक्टर ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा तो यहां पर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो GFR हमारा इंक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगा। सो गाइज, दिस एंजियोटेंसिन 2 act as a vasoconstrictor and it increase blood pressure। और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो बच्चों GFR भी नॉर्मल हो जाएगा इंक्रीज होकर। क्लियर? Now, the second mechanism what angiotensin 2 perform, it activate aldosterone। ये एंजियोटेंसिन 2 इंफॉर्मेशन भेजता है एड्रिनल ग्लैंड को, जो कि किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है। एड्रिनल ग्लैंड का एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट एक हार्मोन सिक्रीट करता है दैट इज एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और जैसा कि नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड बच्चों, ये एल्डोस्टेरोन एक्ट करता है नेफ्रॉन्स पर।
एक्ट ऑन नेफ्रॉन, एक्ट ऑन नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन पर एक्ट करके इट हेल्प इन, इट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस। और बच्चों सोडियम आयंस का एब्जॉर्प्शन होगा तो साथ ही साथ ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का भी एब्जॉर्प्शन होगा, और जब हमारी बॉडी में सोडियम आयंस का इंक्रीमेंट होता है, उनका रेंज बढ़ता है, उनका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है बच्चों, तो सोडियम आयन के एब्जॉर्प्शन से फिर से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, और जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो फिर अगेन जीएफआर इंक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगा। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले भी कि जब भी कोई प्रॉब्लम हमारी बॉडी में डेवलप होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे बॉडी के ऑर्गन्स ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वर्क करते हैं। जब वो वर्क उनके हैंड में नहीं रहता है, then we undergo treatment, we take medicine, we take drugs. Clear this thing? So this is about the second mechanism, that is the role of juxtaglomerular apparatus. देखो बच्चों यहां पर सबसे पहले रिलीज हुआ रेनिन, रेनिन के थ्रू एक्टिवेट हुआ एंजियोटेंसिन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड ने एक्टिवेट किया एल्डोस्टेरॉन को, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन। इसीलिए इस पूरी मैकेनिज्म को हम एक नाम देते हैं, दैट इज रेनिन फॉर आर, एंजियोटेंसिन फॉर ए, एल्डोस्टेरॉन फॉर ए एंड एस फॉर सिस्टम। रेनिन, angiotensin, aldosterone system. I am again repeating, renin, angiotensin, aldosterone system. Clear? So one mechanism was performed by hypothalamus, second mechanism is performed by juxtaglomerular apparatus. Clear this thing? Okay. Now the last mechanism which is performed by हार्ट ऑल्सो कंट्रोल दी फंक्शनिंग ऑफ किडनी। बच्चों हमने जैसे डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस एंड हार्ट कंट्रोल करते हैं किडनी के फंक्शंस को, जिसमें हम लोग हाइपोथैलेमस और जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का रोल पढ़ चुके हैं। अब देखो बच्चों, अगर ब्लड प्रेशर कम होने की जगह पर हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीजेस, ब्लड प्रेशर बच्चों इंक्रीज होने की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है दैट विल ऑल्सो इंक्रीज, जो हमारा जीएफआर है वो भी क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज हो जाएगा। बट वी जस्ट वांट कि हमारा जीएफआर ना ही ज्यादा इंक्रीज हो ना ही ज्यादा डिक्रीज हो, वो नॉर्मल रेंज में रहे। तो बच्चों जैसे ही ब्लड प्रेशर और जीएफआर इंक्रीज होते हैं, इंफॉर्मेशन जाती है हार्ट के पास, हार्ट के एट्रियल चैम्बर से, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट, एट्रियल वॉल ऑफ हार्ट सिक्रीट, हार्ट की एट्रियल वॉल सिक्रीट करती है एक केमिकल दैट इज कॉल्ड ANF, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, दैट इज कॉल्ड ANF, एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। बच्चों ये ANF जो है, ये ANF एक्ट करता है वैसोडाइलेटर की तरह, एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर। दिस ANF एक्ट एज अ वैसोडाइलेटर,
और वैसोडायलेटर होने के साथ साथ ये क्या करेगा बच्चों, दैट विल डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। और जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, जैसे ही बच्चों ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा, जीएफआर भी कैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। जीएफआर भी डिक्रीज होगा और जो इंक्रीज रेंज हुई थी जीएफआर की, अब वो डिक्रीज होकर नॉर्मल हो जाएगी। तो जैसे ही ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ, जीएफआर विल ऑल्सो डिक्रीज। So this is the one of the simplest mechanism। जब ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, जीएफआर कम हो रहा था बच्चों, तब रेनिन वर्क कर रहा था। यहां पर ब्लड प्रेशर और जीएफआर का रेट इंक्रीज हो रहा है, तो यहां पर हार्ट की एट्रियल की वॉल रिलीज करती है एएनएफ, जो कि वैसोडायलेटर की तरह वर्क करता है और वो ब्लड प्रेशर और जीएफआर को डिक्रीज करके नॉर्मल रेंज तक ले आता है। सो गाइस, दिस इज कंप्लीटली अबाउट द रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। In next lecture, we will discuss about the main mechanism of urine voiding, that is micturition। और micturition के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे हमारे ह्यूमन बॉडी के कुछ और ऑर्गन्स के बारे में, जो किडनी के साथ साथ कुछ और भी केमिकल्स को बॉडी से बाहर निकालते हैं। क्लियर गाइस? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।